जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उसमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसने लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर ज़रा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा दिलाती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेज से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफ़रत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफ़रत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ-मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफ़रत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान हैं? इसलिए न कि इसके साथ बर्टी की ज़िंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना ज़रूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफ़रत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तेज उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास खड़ी हो गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना, कभी यहाँ ज़रूर आए। आप कभी चलिए और वहाँ उनकी लड़की हैं, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनी हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा, उसने तुम्हें याद है? वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाएं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं और ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफ़ी बाहर देहात का सा नज़ारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चुता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जगह लतारें उलझी रहती थी।
और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साहेब हुसैन काज़मी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों के नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छाँव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छाँव में हरी भरी धूप में दोनों सर के नीचे हाथ रखकर लेटी रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरत के उपन्यास से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिल्लट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी और इतना भावुक, प्यारा, अनजाना और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक, सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झोंपड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सर रख कर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आँखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज़ का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज़ को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ
नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी ज़िंदगी में काफ़ी व्यावहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामय बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसकी व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी, और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था, और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाँह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधराने को हमें दे दो, ज़रा कल के नोट्स उतारने हैं, इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर लें, फिर तो ज़िंदगी भर सुधा को पाल पोस मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी आओ। चलो देखे लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार में एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बाँट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु के बगल में प्रभा, और प्रभा के बाद बेंच पर कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल पर खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए वे उसी पर निगाहें लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में कुछ लिखा हुआ था, उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी हैं। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, Why talk of Gandhi? Why want no political discussion in class? गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर सभी लड़कियों ने दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फ़ायदेमंद होती है। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल, चने का हरा साग खाकर मोटे हो मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया।
मिस उमालकर अब शक्कर की हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने की ताड़ की मिश्री मिलाकर दे सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेसू की होगी। मिस गेसू, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसू ने कहा, नमक के साथ। हूँ नमक के साथ, मिस उमालकर ने कहा। बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है? खड़ी हो, कहा था ध्यान तुम्हारा। गेसू सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसू सन। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और हंस दी। गेसू ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है और चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजनी रहना सुधा। और क्लास ठहाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई थी। क्लास अब खत्म हो गई और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसू अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके ज़रा दूर पहुंचते ही गेसू ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गई और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसू बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख मिचोली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूप हले बादल उड़ रहे थे और ज़मीन पर बादलों की सांवली छाया दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायों का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहाँ जहाँ बादलों से छनकर धूप बरसने लगती वहाँ वहाँ घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर टकाटक देख रही थी। गेसू ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमड़ते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ। वह मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने का है, मुतमईन बेफिक्री लोगों की हंसी में भी कहाँ। लुफ्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनी मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसू ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोशी आवाज़ में जवाब दिया। गेसू उठी और सुधा की छाती पर सर
सर रखकर बोली, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल पर जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है। सुधी आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांग लेना और उनके सहारे ज़िंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है। इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की ज़िंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाए तो कितना मज़ा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास पर लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी क्या है। मैं सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह भी न करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान, और ब्याह नहीं करेगी जोगन बनेगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ। मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेट कर बादल देखती हैं, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का। मंगनी कब होगी तेरी। मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चच्चाजाद भाई हैं न। तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेंपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। अब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद करने के बाद जानते हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली, मुझको सबक याद हुआ। खैर यह सब बात जाने दे सुधा। अब तू कब ब्याह करेगी। जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे। तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छाह को चीरते हुए एक सुनहली
रोशनी का तार छिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसू के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खींच गया। ये कब बनवाए तूने? बनवाए नहीं तो उन्होंने दिए होंगे क्यों? गेसू ने शर्माकर सिर हिलाया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल है। वाह! क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? न, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहरा के गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखर में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएगी बुआ, अभी डूबे तो बहुत। रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ, तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को। न तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं। आएगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में पढ़ेगी इस साल। खूब गोलमटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक माती हुई अंगड़ाई से ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी अरसों अंगड़ाई न लिया करो। इससे लोग समझते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत, बेहद झेंपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो। एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद नहीं। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसू, आज बहुत से शेर सुनाओ। हैं और ख्वाबे कायनात। डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदायत तिरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और ख्वाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रिदायत तिरगी हैं और ख्वाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है। तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसू ने कहा।
चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा तो अम्मीजान से तुझे शेर सुनवाए। यह ले मेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचककर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं हैं तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसु भी आकर बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि देकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम होती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे की ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई पड़ी रखी थी। हाथ में क्रोशिया भी था और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काले तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर अटखलियाँ कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पार्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया। डॉक्टर शुक्ला के पास स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैराज में है, तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है, आज जैसे चंदर को जानते ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ है? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाहें उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त क्या मजाक, हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए न, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंख नचाते हुए कहा। तो सीधा क्यों नहीं कहती नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा की गुस्से पर हंसकर कहा।
चंदन की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चली गई। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो, सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं। तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदन ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा, आज बहुत कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े प्यार दुलार से पुकारा, सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिरे। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो पागल? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार न आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं। अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदन ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था, तो गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं, जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ कर चली जाती, चंदन ने समझाकर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो यूं अक्सर जाती हो तुम? तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ, चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है गेसू ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तिहान आ रहा है। फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा, आज देखो कहेंगे नहीं। आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग। समझे कि नहीं? अच्छा, आज दोपहर को बुलाएंगे। ठीक। अच्छा, याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदन ने छुटकारे का कोई रास्ता न पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से।
सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा, लो पापा आ गई, नहाकर जाओ। चंदन उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से न थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था, तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वे रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधी के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर सफ़ेद रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधुओं और सन्यासियों को ज़बरदस्ती काम में लगाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तमी का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डी क्रूज़ के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। अभी शादी हुई नहीं? मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यहीं है। शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेली रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बट्टी के साथ। अच्छा, और बट्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई है। राम राम, तब तो घर बदल ही गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज़ पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक कर दो। तब तक मैं आया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज़ पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए, सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या बला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत पसंद है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई है। एक खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम। लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे, तस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया।
इतनी बड़ी हो गई, शऊर नहीं जरा? चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं। फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नौन तो अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ दी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारी शाही लगी है। चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होंगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पहुँच कर दिए शाही के और बदकलूफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने शाही पहुँच दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखेंगे तो बिगड़ेंगे कि धोती में घी शाही सब लगाए हुए रहते हैं। तुम्हें क्या? और उसने शाही लगा हुआ छोर कसकर कमर में घोंस लिया। छी, वहीं घी में तर छोर कमर में घोंस लिया, गंदी कहीं की। चंदन ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता तो भूत की तरह लग जाता था, फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमय होती हैं, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदार, यह इन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीज़ें उनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था और कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करें
करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है, और उसने निश्चय किया था कि वह अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा, और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएगी, और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाले गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में पड़े वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा। वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अव्यस्त और पार्श्विक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे, तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। अब वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता है वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा। किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह अपने व्यक्तित्व के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था, और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस और बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूँकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था, और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना, डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले। चंदर
आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है, चंदन ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों की खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियाँ जाति व्यवस्था में देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थानों, रीति रिवाजों और पारंपरिक परंपराओं को रहने देती हैं जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों में हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं? यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत ज़रूरी है। अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंद्र बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इसे नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ज़रा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया गया है अंग्रेज़ों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है, कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी ब्याह शादियों भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। शादी ब्याह को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता। और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलन नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर वो विभिन्न जाति के लड़का लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए। ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को नहीं क्यों नुकसान पहुँचाए। और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है, उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थितियाँ दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। मैंने तो लव मैरिज को असफल होते ही देखा है। बोलो है या नहीं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा।
हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा, वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदन ने बहुत साहस करके कहा, ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झेलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कोरे खाए होंगे कि सुधा ने नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही है। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी पापा। अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब बस हम पढ़ेंगे, FA करे लेंगे, फिर BA, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो बातें तो सुनो इसकी। ला, 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले, नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने तो नान खटाई उठाकर हाथ में उठाकर कहा। ला रख, नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाई रखकर पंखा झेलना शुरू किया। इतने में ही नान खटाई खाते खाते शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाई तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो, ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूँगा, ये तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा ये मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा है,
चलो ओहर, महाराजिन ने डांट कर कहा। अति बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलारे के बरानी जात हैं। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था और उसे सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था। कल गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली भी इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसकी आने जाने उठने बैठने में कतर ब्योंत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर ने बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। ये चंदर बहुत ख़राब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता तो उससे दुगना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फ़ौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करे भूल गए, अब आज ही देखो। सुबह 8 बजे आए और अब देखो 12, अब देखो 2 बजे भी जनाब आते या नहीं, और कहे गए 2 बजे तक के लिए। 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा। इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवाय पोएट्री की और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल में घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे अब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और ख़ास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने क्या अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़िया की बनी हो। गेसु आई। उसके हाथों में मिठाई थी और उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज़ पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन पर गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटिया डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मचलती बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाहें में चुटकी काटते हुए पूछा। ओफो, सुधा बाहाँ झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की।
ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद न आए इसके लिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते थे, पर ये नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वह करने लगी। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं नहीं, मैं ही सताने को रह गई हूँ। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुई जाती हो? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी ने सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भिजवाई है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु, सुनो, इसी मंगल नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही है। वो चली जाएंगी तब आऊँगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली, अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है? आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी करने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लगाया गया। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतज़ाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटे खाए। देखूंगी क्या देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है तू हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपट मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव है। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारी गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती। और रहा मोहब्बत का तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है, किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, ये सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वह महज कविता का असर है। गेसु ने पूछा, कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं।
इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्या बात है सुधी? गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, मैं तुमसे इल्म में ऊंची हूँ। तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे सबका पढ़ चुका है, अभी तुम्हें नहीं पढ़ा। अक्षर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे। हमारा सर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि तू नाजुक अशियार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है, तेरे दिल ने खुद तुझसे ये राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, तुम्हारी मेरी एक बात मानोगी? लेकिन मेरी एक बात मानोगी? लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन तू मेरी एक बात मानेगी? तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ़ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ़ की क्या बात, तू तो है ही। तुझसे पूछ लूँगी इसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुवार है। तू इन तकलीफ़ों के लिए बनी नहीं। तू इन तकलीफ़ों के लिए नहीं बनी मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सर उठाया और कहा, घड़ी की ओर देखकर, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी। तेरे दिमाग में तो यही सब भरा है आजकल। वही तो सबको समझती है। इंतज़ार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई? असल बात तो ये है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं। वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दो। पूछो ना। नहीं पूछना। क्या खुद नहीं पूछना? क्या खुद जाहिर है? क्या? कुछ नहीं। पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे। अब देर हो रही है। आधा घंटा हो गया। कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना
तभी उसके लिए तोहफ़ा लाएंगे। अच्छा सलाम।